12 जून 2022 पेपर कंडक्ट होता है पीपीएससी पब्लिक से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उस पेपर को हम डिस्कस करते हैं आज। एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हमने फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कुछ पेजेस को। और पेपर ओवरऑल एक डिफिकल्ट पेपर था स्टूडेंट्स के लिए, काफी सारे स्टूडेंट परेशान हैं इस हवाले से। हम देखते हैं कि उनकी परेशानी की वजह भी क्या है। पहले सवाल पे देखते हैं, Whom did Bacon dedicate his first volume of essays? तो बेकन ने डेडिकेट किया अपना फर्स्ट वॉल्यूम जो ऐसे है अपने ब्रदर एंथनी को डेडिकेट किया। तो ये आपके सामने यहाँ पर एंथनी बेकन लिखा हुआ आ रहा है। याद रहे, मजीद इसमें एडिशन मैंने ऐड कर दी है कि बेकन ने 1605 में एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो लिखा वो किंग जेम्स को डेडिकेट किया, और बाकी भी कुछ आप पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि फ्यूचर में आपके इम्तिहान के हवाले से कारामद हो सकते हैं। कीट्स ने ओड्स लिखना कब शुरू की? 1819 में अर्ली स्प्रिंग में लिखना शुरू की और कंसेक्टिवली लिखी, लेकिन जो ओड टू ऑटम है वो उसने सितंबर के महीने में लिखी है। सोर्स का विकिपीडिया है, और अब तक ये सामने नहीं आया कि कौन सी और किस तरतीब से लिखी गई। बहरहाल अर्ली स्प्रिंग जो टाइम पीरियड है वो आप इसका जवाब दुरुस्त समझ सकते हैं। कंप्लीट नेम ऑफ अर्ल ऑफ सरे क्या है? हेनरी हॉवर्ड इनका नाम है, अर्ल ऑफ सरे का। और ये आखिरी शख्स हैं जो कि किंग हेनरी दी एट के इंस्टिगेशन पर जिनको मर्डर कर दिया गया। इन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट को मुतारिफ करवाया इंग्लिश में, तो ये इसको आप जहन में रख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो कि एग्जैजुरेशन जो है उसको इंक्लूड करती है, वो तो हाइपरबोली है। और इस मजीद आप उसके सिनोनिम भी देख सकते हैं। एंटिक है बहुत कॉमन क्वेश्चन था। एंटिक है एल्डस हक्सली का एक पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर का एक यानी आप सैटारिकल वर्क है, नॉवल है, जिसका जो प्रोटैगनिस्ट है थियोडर क्रमवेल है। हिस्ट्री ऑफ पेंडेनिस किसने लिखी? ये विलियम मेकबीथ थेकरी ने लिखी। ये आपके सामने इसका जवाब आया हुआ है। Who is modern day corpus linguist? अब मॉर्गन जो अब इसमें कॉर्पस लिंग्विस्ट जो है ना वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप टेक्स्ट को, रियल वर्ड का जो टेक्स्ट है उसको आप स्टडी करते हैं। तो इसमें जॉन सिंक्लेयर का जो नाम है वो आ रहा है कि इसको जो है ना फादर ऑफ जो है ना वो मॉडर्न डे का यानी आप कह सकते हैं लिंग्विस्ट कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको किसने डेडिकेट किया ये चीज, इसको किसने टर्म दी? तो इसके लिए अगर फर्ज करें आपके जहन में कोई और ऑप्शन भी है, आप समझते हैं कि नॉम चॉम्स्की होना चाहिए या फर्डिनांड साशर होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आपको फिर जवाबात के साथ प्रूफ देना होगा पीपीएससी को कि नहीं इसका जवाब ये नहीं वो होना चाहिए था वगैरह। अदरवाइज जो उनकी की आंसर की में जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। स्ट्रक्चरल ग्रामर नॉम चॉम्स्की के साथ एसोसिएटेड है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड का भी जवाब आता है ये कि उन्होंने भी स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट में उसकी क्या बयान उसका यानी डेवलपमेंट फेज से गुजरे और बुक्स वगैरह लिखी। लेकिन नॉम चॉम्स्की जो है उसका भी जिक्र आ रहा है कि वो फाउंडर है स्ट्रक्चरल ग्रामर का। अब सवाल उठता है कि इन दोनों सवालों में से कौन सा ठीक होगा? तो ये ठीक वही होगा जो कि पीपीएससी की आंसर की में है, जिसका मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीपीएससी को आंसर की फराहम करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि पता चल जाए कि किस आंसर का क्या की है, क्या छुपा हुआ है। इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के पास they should have equal rights to know that whether the question was rightly marked or wrongly। ये होना चाहिए इसकी आंसर की। डेविड जो है एक जो केयर टेकर में एक कैरेक्टर है, वो कहाँ जाना चाहता है? सिटकप जाना चाहता है। अपना नाम जो है वो बर्नार्ड जेनकिंस बताता है, हालांकि असल नाम उसका मैक डेविस होता है। रेड लेटर डे को क्या कहते हैं? एक हैरी हैप्पी और इम्पोर्टेंट डे, यानी इसको जिसको खुशी वाला या इम्पोर्टेंट जो है ना वो दिन कहते होते हैं। अगर मजीद चलें, बर्टोल्ट ब्रेट जो थिएटर है उसको क्या टर्म जो दिया गया है उस थिएटर को, तो हमने बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि उसको एपिक थिएटर जो है वो कहा जाता है। तो बर्टोल्ट ब्रेट जो है ना इस हवाले से एग्जाम में बताऊं आपको कि ये वो शख्स है जिसने डीफैमिलियराइजेशन टेक्निक जो है ना उसका आगाज किया। और इस टेक्निक के जरिए वो यानी गैर शनासा तकनीक के जरिए वो अजीब तरीके से चीजों को रोशनास करवाता था ताकि ऑडियंस पे इसका असर पड़े, बजाय कि अरिस्टोटेलियन मेथड को फॉलो करते हुए बात को जो है ना वो ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। ऑडियंस खुद बुलंदो बाला गुफ्तगू करके, एड्रेस करके, नरेट करके, बात करके यानी बात बताते हैं और अपनी कहानी को लेके जाते हैं। तो यानी आप यूं कह सकते हैं इसको, इन्हीं को वैसे जो रशिया की उस दौर में फॉर्मलिस्ट लिटरेरी मूवमेंट है उसके बानियों में भी इसको तस्वुर किया जाता है। ये जो बर्टोल्ट ब्रेट है, ये याद रहे कि बर्टोल्ट ब्रेट जो है
ये रवायती कैथारसिस के अमल के बरखिलाफ जो है ना वो अपनी चीज को दिखाना चाहता था कि कारी खुद से तनकीदी सोच में मुब्तला होकर यानी कुछ करे। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था काफी अर्सा पहले, मैं अगर मौका मिला तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। एक्रोलैक्ट द मोस्ट प्रेस्टिजियस डायलेक्ट और वैरायटी ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये अब इसको आप जो है ना वो देख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, द मॉर्फीम जो है मीनिंगफुल, यानी आप इसको टर्म दे सकते हैं कि इन द लैंग्वेज ओनली अ फ्यू सिंगल लेटर्स सच एज आई एंड आर मॉर्फीम्स, तो इनको आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग, अब वर्ड सेंसेस में इसको आप पॉलीसेमी कह सकते हैं, इन द कैपेसिटी फॉर साइन टू हैव मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग। ऑपोजिट ऑफ डिलीजेंट क्या है, लेजी है, आसान सवाल था। ट्राइडेंट को किसने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने। कुछ सवाल बहुत आसान थे और कुछ बहुत मुश्किल, अनसीन, जैसा कि रैंडमली किसी ने कोई हिस्ट्री की बुक से उठाकर बना दी हो। डेफिनेटली एक ट्रेडिशन तो तोड़ना ही होता है कि क्विज बैंक्स वगैरह को ना यूज किया जाए। ट्वेल्थ नाइट की फेमस कोटेशन आपके सामने है, सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस, तो ये ट्वेल्थ नाइट से आई है। इसके अलावा आपके पास ये जो फॉल स्टॉप है, ये हेनरी द फोर्थ जो है पार्ट 1 में, और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में ये जो क्लाउन है इसको डिस्क्राइब किया गया है, पोर्ट्रे किया गया। चार्ल्स डैम ड्रीम चिल्ड्रन विम्सिकल पैथोस, पैथोस ऐसी चीज जो कि आपके इमोशंस को जो है ना वो प्रोवोक करे। तो डेफिनेटली इस ड्रीम चिल्ड्रन में उन्होंने अपने लॉस या रिग्रेट को दिखाया। अब दिखाया कि किस तरह से उसके जो भाई हैं, उसकी ग्रैंड मदर है जिनको उसने इब्तदाई जिंदगी में खो दिया, उसके क्या दुख या तकलीफ वगैरह है। ये एफएससी के 2001 का पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिरिकल बैलेट की पहली पोइम जो है आपकी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, और ये नज़म एनोनिमसली शाया हुई थी। पोइम टू कॉलरिज, जो कौन सी है पोइम, ये रिक्लूस है। ये पेपर में आया नहीं है लेकिन मैं एडिशनली आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लास्ट पोइम टिंटन एबी थी, पहले एडिशन में तकरीबन 19 वर्ड्सवर्थ की तरफ से थी और 4 कॉलरिज की तरफ से थी, और सेकंड एडिशन में टोटल 38 पॉइंट थी, जिसमें एक उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके कॉलरिज की नज़म लव को ऐड कर दिया था। रिस्टोरेशन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स को प्रेजेंट करता है। हीरोइक जो है ट्रेजेडी भी है, हीरोइक ड्रामे का राइज भी हमें नजर आता है, फ्रेंच से मुतासिर नजर आता है हमें, उसको भी आप देख सकते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ऑप्टिमिस्ट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइम हैज द कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इसको आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिमिज्म और ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्वालिटी हमें ब्राउनिंग की नजर आती है। पिकारेस्क नॉवल का कौन सा शख्स है जो एडवेंचर ऑफ रो को डिस्क्राइब करे, हमारे पास जो टॉम जोन्स है। इसके अलावा हेनरी फील्डिंग का दूसरा जो नॉवल है उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इन नॉवल को जो है ना लिखा। व्हाट इज कॉमन इन वर्ड्सवर्थ, बायरन एंड कीट्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा जाता है रिफॉर्म, ऑप्शन बी में पूछा जाता है फिलॉसफी, ऑप्शन सी में वॉर, ऑप्शन डी में लव। वॉर का हमें जिक्र नहीं नजर आ रहा किसी भी इन शायरों में। बायरन ने अगर चाहे हिस्सा लिया वॉर के अंदर, लेकिन हमें कीट्स या वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी में कोई ऐसी प्रोपोगेशन नहीं मिलती। अगर चाहे लव के कुछ एलिमेंट्स हमें कीट्स की पोइट्री में मिलते हैं, बायरन के मिलते हैं, लव के भी कुछ एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं वर्ड्सवर्थ की, लेकिन उसका लव किस लिए है, लव ऑफ नेचर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा एम्बिगियस है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। तो इन दो क्वेश्चंस को अगर हम गौर करें तो फिलॉसफी का हमें ज्यादा नजर आता है, क्योंकि बायरन की फिलॉसफी को डिस्कस करते हुए बर्ट्रैंड रसल ने बायरोनिक अनहैप्पीनेस का टर्म कॉइन किया, और इसके अलावा बायरोनिक हीरो वगैरह के टर्म बड़े पॉपुलर हैं। कीट्स की फिलॉसफी में जो हमें नजर आता है कि वो आर्ट फॉर आर्ट से को जो है वो प्रमोट करता हुआ नजर आता है, इटर्निटी ऑफ लाइफ के बारे में, आर्टिस्टिक वैल्यूज के बारे में। वर्ड्सवर्थ जो है हमें ये बताता है किस तरीके से आप जो नेचर है, इमेजिनेशन है, इसको परसीव करें, इसको आप इसके हाइटेंड जो इफेक्ट है उसको दिखाता है। तो ये हमें सारी चीजें देख के हमें फिलॉसफी नजर आता है कि सही दुरुस्त है। लेकिन रिफॉर्म भी जवाब हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन हम इसको दुरुस्त तस्वुर करेंगे। वो लोग जो समझते हैं कि ये इस क्वेश्चन ने उनके लिए परेशानी पैदा की है, वो इसको देख सकते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, कि क्या इसको चेक करना चाहिए। डिफॉर्म करेक्टर प्ले टेम्पेस्ट जो है उसमें कैलिबन में है, जो कि फिजिकली डिफॉर्म्ड है। इमर्जन फीमेल करेक्टर ऑफ विच प्ले, सिम्बेलिन जो है शेक्सपियरियन प्ले उसमें है। ये a person who has equal efficiency in many languages, मल्टीलिंगुअल है या पोलीग्लॉट है। अब सवाल ये है कि पोलीग्लॉट जो है ये एक नाउन है और मल्टीलिंगुअल जो है ये एक एडजेक्टिव है। पोलीग्लॉट एडजेक्टिव के तौर पर भी और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, तो राइट आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन मल्टीलिंगुअल भी गलत आंसर इसका नहीं है।
मल्टीलिंगुअल का मतलब है दो से ज्यादा जब आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए। तो हैरत की बात है, जो पोली है वो ग्रीक का टर्म है और मल्टी लैटिन का है। पोली के बाद जो ग्लॉट लगा हुआ है वो भी ग्रीक का टर्म है, यानी इसके लिए मैंडेटरी है टू द सक्सीडिंग वर्ड शुड बी फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जबकि मल्टी में हमने आपके सामने लैटिन है तो फिर वो उसके हिसाब से ही फिर लैटिन ही लगाते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये दोनों लफ्ज मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कोई फर्क नहीं है इन दोनों के दरमियान में। बुनियादी फर्क एडजेक्टिव नाउन वगैरह का है। तो ये क्वेश्चन भी एक ट्रिकी सा है, इसको भी देखा जा सकता है कि आया कि क्वेश्चन कैंडिडेट्स के साथ कोई नुकसान तो नहीं हो गया कहीं इस तरह के क्वेश्चन देकर। A Swift is misanthrope because he hates people कॉमन है, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पेपर अगर हम हुइनियम्स का जो चैप्टर उसका देखें तो वो याहूस को जिसके ह्यूमन लाइक स्पीशी के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी एबहरेंट नेचर हमें नजर आती है। शी हैज मैनी कॉइन्स, तो ये मैनी आपके सामने आ गया। जब हम काउंट कर सकें किसी चीज को तो उसके साथ हम मैनी लगाते हैं। हु रोट वेडिंग इन फ्लैट, तौफीक रफत ने, जिसको पाकिस्तान का एजरा पॉन्ड भी कहा जाता है, पाकिस्तानी ईडियम भी जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा फिलोलॉजी भी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी लिटरेरी टेक्स्ट को जब अंडरस्टैंड किया जाए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हवाले से तो उसको आप यूं कहेंगे। ऑर्थोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ स्पेलिंग। आसान सवाल था। हेमलेट एंड एडिपस, अर्नेस्ट जोन्स, ये कुछ सवाल आते थे जो हम कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे। अर्नेस्ट एंड जोन्स ने लिखा, ये एक स्टडी है कंपैरेटिव। डॉन को क्यों इम्प्रिजन किया गया? एक शादी की उन्होंने और उनके जो फादर इन लॉ है उन्होंने इसको इम्प्रिजन करवाया फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शेक्सपियर के बाद हेनरिक इब्सन को यूरोपियन ड्रामे का पायनियर या चैंपियन कहा जाएगा कि इन्होंने इसको किया। इलियट हमारे पास है कि उसने एक ही जो है ना वो जो है वो प्ले लिखा इलियट ने। तो हेनरी गिब्सन को मॉडर्न ड्रामा का जो है वो कहा जाता है। तो इसके बाद अगर हम देखें साइन एंड साइन हैंडलिंग यानी स्टडी ऑफ साइंस सेमियोटिक्स है, इसको आप देख सकते हैं। व्हाट फॉर्म्स और यूज इन डिवाइन कॉमेडी, टर्जा रीमा, अगर हम देखें टर्जा रीमा ओ टू द वेस्ट विंड में भी इस्तेमाल हुई है। ए बी सी बी डी ई डी राइम स्कीम है कंसिस्टिंग ऑफ टर्सेट्स। अबेड लिटरेरी जॉनरा सनराइजिंग की एक ऐसी लव पोइम जो कि लेमेंट करती है द अराइवल ऑफ द डॉन को। द टाइटल ऑफ अतिया हुसैन नॉवल, कॉमन क्वेश्चन था। टाइटल के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, 4 से 5 या आप 6 भी कह सकते हैं। डैश कैपिटल किसने लिखी? कार्ल मार्क्स वगैरह ने। मर्डर ऑफ अजीज खान किसने लिखी? जुल्फिकार घोष ने लिखी। ओरिएंटलिज्म का कंसेप्ट एडवर्ड सईद का, मुस्तशरिकीन वगैरह जो कि वेस्टर्न कंसेप्ट है और वहां से आया। और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से जो है वो उन्होंने आप कह सकते हैं कि बात को यानी अपनी किताब जो है 1978 में जो है वो लिखी। अब यहाँ पर खास तौर पर जो इन लफ्ज को अगर हम डिफाइन करें ओरिएंटलिज्म को, तो ऐसी खसूसियात जो कि मशरकी एशिया जो है उनके लोगों और सकाफतों से मखसूस समझी जाती है, और मशरकी एशिया की नुमाइंदगी खास तौर पर उनको दिखाना, उनके सकाफत वगैरह की चीज़ों को आप कह सकते हैं। तो इन मफरूज़ों को वो जो है वो डिस्कस करते हैं अपनी इस किताब ओरिएंटलिज्म, जिसको जदीद इस्तिशराकियत भी हम कहते हैं उर्दू में। पॉइंटिंग टू लैंग्वेज डेक्सिस, इसके अलावा आफ्टर क्रियोलाइजेशन जो है द न्यू फाउंडेड लैंग्वेज टेक्स अप इट्स द फॉर्म फ्रॉम विच प्रेस्टीज। इसका क्वेश्चन फिलहाल, इसका चूंकि एमसीक्यूज हमारे पास नहीं है, इसका अब नोन आंसर जानना फिलहाल अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए तो आपके साथ शेयर कर दें। सोफनिस्बा इज द ट्रेजेडी ऑफ बाय जेम्स थॉमसन। अब ये दावा करना कि सिर्फ वही सवाल पूछे जाएं जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार सा लग गया, क्योंकि एग्जामिनर का जहां से दिल करता है वो उठा के आपकी क्वेश्चन फेंक रहा है आपके लिए। तो जेम्स थॉमसन वगैरह जो है वो आप समझ लें कि ये आपको हर तरह के सवाल याद करने पड़ेंगे, और हो सकता है जो आपने बहुत अच्छे से भी पढ़े अपने सिलेबस के वो ना आए एग्जामिनर में, तो मतलब यू कैन बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन फिर भी अल्लाह खैर करे, भरोसा रखें अपना। सिल्विया प्लेथ की जो डेथ है वो सफोकेशन से हुई, कुछ लोग कह रहे हैं स्लीपिंग पिल्स है, कुछ लोग कह रहे हैं पॉइजनिंग से हुई। तो स्लीपिंग पिल के साथ उसने पहले अपनी जान लेने की कोशिश की थी 1953 में। फिर 1962 में उसने जो है ना अपनी कार को जो है दरिया में ले जाने की कोशिश की थी, जबकि असल जो डेथ हुई जो हमें पता चलता है वो उसकी वो जो है पॉइजनिंग की वजह से हुई। पॉइजन से मुराद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हुई, यानी सफोकेशन आप कह सकते हैं, बिकॉज शी पुट हर हेड इन द ओवन हैविंग सील्ड द रूम बिटवीन हर। तो सफोकेशन कुड बी द राइट आंसर। अब हम अब सफोकेशन या पॉइजनिंग में से हम कह सकते हैं भी कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग के बाद सफोकेशन हुई, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है
कि भाई आपने किस बुनियाद पर, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बुनियाद पर आपने ये एमसीक्यूज बना दिया। तो क्वेश्चनिंग, पॉइजनिंग या सफोकेशन, ये दोनों थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के बाद का जो अमल है वो सफोकेशन है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग समझ के इसको टिक कर दिया तो उनका हो सकता है ये जाया हो जाए, जिन्होंने इसको टिक किया हो सकता है की में ये ऑप्शन हो, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकती है। द क्लर्क को आइडियली जो है पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन रियलिस्टिकली भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि उस दौर में कुछ अच्छे लोग मौजूद थे। अगर हम अगर इसके डिवीजन देखें तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की, तो उसमें 3 तरह की डिवीजन नजर आती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो आइडियल क्लास में, अपर क्लास में जैसे आपके जो जो है किंग वगैरह है, उसको आप दिखाएं किस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया आइडियल तरीके पे, तो ये इनको आप देख सकते हैं। ये इसमें अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है, लेकिन रियलिस्टिकली भी हम कह सकते हैं कि रियलिज्म की वजह से चौसर माना जाता है। तो रियलिस्टिकली कुड बी द ट्रू आंसर, कुड बी, बट इट्स नॉट जस्टिफाइबल टू से दैट कि यही होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया तो हो सकता है उनकी की में डिफरेंस हो। कॉमन क्वेश्चन था मेमोरी बेस्ड 382 अलिटरेटिव लाइंस में लिखी। ग्रामेरियन फ्यूनरल रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी। लीड्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, पहले लेक्चरर थे 2008 में क्रिएटिव राइटिंग के, और बाद में लीड्स यूनिवर्सिटी में गए। जैकोबियन थिएटर जेम्स द फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड है। लोलिटा व्लादिमीर नाबोकोव ने बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का नॉवल लिखा, एक 12 इयर्स गर्ल के साथ सेक्सुअल अफेयर एस्टेब्लिश किया, और उसके ऊपर ये नॉवल जो है ये बेस करता है। डिजर्टेड विलेज पोइम है, पेस्टोरल एलिजी 1770 में शाया होती है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन 2 तरह की है, ठीक है, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी है, मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाह रहा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 2 तरह की है, उसको आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से उसकी डिवीजन की गई है। सैटर्न कितने दिन लगे, कुछ जगहों पे 3 डेज और कुछ जगहों पे 9 डेज का जिक्र आ रहा है। तो बहरहाल इसकी ऑथेंटिसिटी अभी मजीद चेक करने की जरूरत है कि इसको हम कैसे ट्रू आंसर इसको मान लें। द फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ आई एलोफेन इसका अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। पैराडिग्मेटिक रिलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ चॉइस, ये आपके सामने एक्सिस ऑफ चॉइस, और ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, जिसमें वर्ड जो है सिमिलर कंटेक्स्ट में अकर कर रहे होते हैं। डांटे गैब्रियल यूनिवर्सिटी को फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का। नेचर फर्स्ट फ्री इन गोल्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, और डेस कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा। यानी आप सकते हैं 7 से 8 सवाल ये इस तरह के, हु रोट व्हाट, किसने क्या लिखा वगैरह। तो पोलियो के बारे में कर्नल बरूचा ने ये कहा था कि ये ब्रिटिश हैं, वो लेकर आए हैं, तो ब्रिटिश आंसर था। जूलिया क्रिस्टोफर ने इंटरटेक्चुअलिटी को क्वाइन किया, लेकिन उससे पहले माइकल बेक्सेन, रोलैंड बार्थ, फर्डिनांड साशर जैसे कि थियोरिस्ट हैं, उनकी नजरियात मौजूद थे, जिनकी बुनियाद पर ये क्वाइन किया गया। अनकॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज, फ्लेकन का नजरिया है कि जो लैंग्वेज है वो जस्ट वर्बल स्पीच नहीं है, बल्कि एक सिग्निफाइंग प्रोसेस है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग सब चीजें आ जाती हैं। विलियम लैंगलैंड का एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि किसने राइटर कौन है विलियम लैंगलैंड, उसका द पायस डिप्लोमैन का। वर्किंग क्लास बोurgeoisie जो ट्रेजेडी है वो किसको प्रेजेंट करती है रेमंड विलियर्स के मुताबिक। इसके अलावा द जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्ट प्रपोज विच कंट्रास्टिंग आइडिया, इसकी मैंने आपको पहले भी बताया थी कि ये अरिस्टोटेलियन जो मेथड था, जिसको हम कहते हैं कि मिमेटिक, ठीक है, उसके बरखिलाफ इसने एक डिफैमिलराइजेशन इफेक्ट इस्तेमाल किया, क्योंकि एपिक थिएटर जो है नाजरीन किरदारों से हमदर्दी करने के बजाय जो है वो ये देखना चाहता था कि किरदार जो लोग हैं वो खुद जो है वो अंडरस्टैंड करें चीजों को, रवायती तरीके से, कैथारसिस के तरीके से जो है वो बाहर निकलें और चीजों को वो खुद समझें। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो डायजेटिक होना चाहिए। ये एपोक्लिप्टिक एक और तरह की है, जो कि अमेरिकन नॉवल अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको नजर आएगा। ये एपोक्लिप्टिक टाइप ऑफ नॉवल, प्रॉफिटिक आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक भी इसका सही नजर आती है। हमें ये डाइजेसिस और मिमेसिस में 2 फर्क नजर आते हैं। टेलिंग जो है वो डाइजेटिक है, और मिमेसिस शोइंग है ड्रामेटिक इफेक्ट, जिसमें या ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही होती है। फर्स्ट एशियन गेम न्यू दिल्ली में अर्थ के एटमॉस्फेयर 5 टोटल मेजर जो है इसको दिखाया गया। इसके अलावा द सटल वे ऑफ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, न्यू जो है कॉलोनियलिज्म है। सटल वे का मतलब होता है मेकिंग यूज ऑफ क्लेवर एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो कॉलोनियलिज्म तो डायरेक्ट है, और इंपीरियलिज्म एक ऐसा फलसफा है जिसके अंडर जो है ना कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म जो प्रोसेस है अंडरटेक कर रहा होता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका न्यू कॉलोनियलिज्म होना चाहिए,
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा या इसी तरह से होगा। इसको आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं कि इसको अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो इनडायरेक्टली न्यू कॉलोनियलिज्म ही बन रहा है। तो उसको आप डेफिनेशन में भी देखें तो जो कि न्यू कॉलोनियलिज्म है वो किस तरह से फोकस करती है, इट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट मेथड्स टू कंट्रोल अ टेरिटरी एंड इट्स इंडिजिनस पीपल। जबकि यहाँ पे सेटल का हम वर्ड देखें तो मेकिंग यूज ऑफ क्लेवर इन इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव समथिंग। और जबकि न्यू कॉलोनियलिज्म का पर्पस भी यही होता है कि इस तरीके से अपने असरात बरकरार रखे जा सकें। शुगर केन ब्राजील में एज ए यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पर। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आंसर है फाउंडर ऑफ तगलक डायनेस्टी वो गयासुद्दीन है। सेंट्रल मोहम्मद एसोसिएशन अमीर अली ने जो है वो स्टार्ट की। अब इसके बाद अगर आप आ जाएं, अमानत अली बिलोंग्स टू विच फैमिली। उस्ताद अमानत अली वाज पाकिस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम पटियाला घराना। ठीक है। आर्टिकल्स कौन सा है जो कि इक्वालिटी देता है, आर्टिकल 25 है। किस चीज की खूबी को इसमें सब कहते हैं, इसमें सिर्फ है आपके सामने ज़िया का मुतजाद क्या है, सूद। ये मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है, इसमें 12 इसका आंसर है। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, पीएफ स्किनर। आप देख रहे हैं ऑपरेंट कंडीशन को डिस्कस करते हुए उसने कहा कि स्टिमुलस, रेनफोर्समेंट, रिपीटिशन और रिस्पांस। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आउटवर्ड जो फैक्टर्स हैं वो एक इंसान की लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए जो है वो अपील करते हैं, जबकि चॉम्स्की कहते हैं कि ये इननेट होता है और लैंग्वेज इननेट एबिलिटी है, स्किल है। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें 10/27 इसका आंसर आता है। 3 into ratio if 3 power x is equal to 10 then 3 power x minus 3 is equal to what? तो 10/27 इसका आंसर है। 80 क्वेश्चन नंबर है कि मिस्टर रैम्प से जो है उसमें जो उसका किरदार क्या है। तो 3 आंसर आ रहे हैं। एक जगह पे आ रहा है मेटाफिजिकल फिलोसोफर, एक जगह पर आ रहा है फिलोसफी प्रोफेसर, यानी मेटाफिजिकल फिलोसोफर आ रहा है। एक जगह पर क्या आ रहा है, फिलोसफी प्रोफेसर आ रहा है। स्पार्क नोट्स पर मेटाफिजिकल फिलोसोफर, ब्रिटानिका पे फिलोसफी प्रोफेसर, और एक और जगह पर एकेडमिक भी आ रहा है। सॉरी, एकेडमिक नहीं आ रहा, ये दो चीजें आ रही हैं, लेकिन ऑप्शन में एकेडमिक उन्होंने दिया हुआ था। अब मैं आपसे जरा क्लियर करना चाहूंगा कि एकेडमिक और एकेडमिशियन में क्या फर्क है। एकेडमिशियन वो बंदा है जो किसी भी एक इदारे में ज्वाइन कर लेता है और फिर उसको मेंबरशिप मिल जाती है, और उस जैसे रॉयल सोसाइटी में कोई बंदा ज्वाइन कर लेता है तो वो एकेडमिशियन बन जाएगा। ठीक है ना। और अगर एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक एक ऐसा प्रोफेसर है जो कि रिसर्च रखता है, अपने शोबे में महारत है। तो एकेडमिक या फिलोसफर या प्रोफेसर होना एक ही बात नजर आती है, तो समझ नहीं आती कि इस दोनों में से कौन सा आंसर उनकी की के मुताबिक ठीक है। अगरचे जिन्होंने एकेडमिक लगाया वो भी कंफ्यूज हैं स्टूडेंट, जिन्होंने प्रोफेसर लगाया वो भी कंफ्यूज हैं, जिन्होंने फिलोसफर लगाया वो भी सोच रहे होंगे कि भी क्या ठीक है। तो बहरहाल इसलिए ये एक वक्त की जरूरत है कि आंसर की को पब्लिक किया जाना चाहिए। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, डायरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड एक्सप्रेसिव। अब ये भी एक बात है कि क्या लैंग्वेज को आपने इतना लिमिट कर दिया कि सिर्फ 3 में डिवाइड है और इसके अलावा किसी भी चीज में डिवाइड नहीं किया। तो ये इसमें बहरहाल एक्सप्रेसिव इसका फंक्शन बन रहा है, तो एक्सप्रेसिव इसका जो है ना वो आंसर होना चाहिए। तो बहरहाल एक्सप्रेसिव आंसर इसका सूटेबल भी बनता है। मजीद अगर हम आगे चलें तो अपने क्वेश्चंस को देखते हुए, नेगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट, ये 2020 का एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें अजरबैजान और आर्मीनिया के इशू हमें देखे थे। उस दौर में तो स्टूडेंट्स को याद था, लेकिन अब ये भूल गया है। अगर हम बताएं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर से अगर आप समझते हैं कि आपके खवातीन खास तौर पर कि आपके अगर 45+ मार्क्स हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और मेल अगर आप समझते हैं कि 47 या 50+ है तो आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर प्लेटफॉर्म में लार्जेस्ट वीडियो लेक्चर्स कैटलॉग है जो कि खास तौर पर पीपीएससी के मुताबिक वीडियोस तैयार की गई हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस, मजीद जो कैटलॉग है, इवेल्युएशन टेस्ट हैं, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, और इंटरेक्टिव सेशन जो इंटरव्यू के होते हैं, वो सारी चीजें आपको फराहम की जाती हैं। लास्ट ईयर 2020 में 7 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से। और इसके अलावा आपको ना सिर्फ स्पेशलाइज जो है ना वो स्किल सिखाया जाएगा, आपकी जो एरिया ऑफ स्पेशलिटी है आपको डिजिटल लाइब्रेरी की जो है ना वो एक्सेस भी दी जाएगी, ताकि आप अपनी मर्जी की जो है वो किताब जो आप समझते हैं आपको पढ़नी चाहिए आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसकी गाइड, पीडीएफ की गाइड, लिट चार्ट, स्पार्क नोट्स, कोर्सेरो की
ई नोट्स की, वो सब की सब आपको फराहम की जाएंगे। अब कुछ सजेशन है कि आंसर की होनी चाहिए लिंग्विस्टिक और लिटरेचर, दो इंटरडिपेंडेंट लेकिन सेपरेट फील्ड हैं। अब यूनिवर्सिटीज में भी बाकायदा बीएस जो है वो लिंग्विस्टिक्स कराई जा रही है और कुछ जगहों पे बीएस लिटरेचर कराया जा रहा है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनका लिटरेचर मेजर होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लिंग्विस्टिक्स मेजर होता है। तो इन दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, या फिर यूपीएससी इनका सेपरेट टेस्ट करे, या फिर एक डिवीजन ऐसी बना दे कि 40 क्विजेस फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स या 40 लिटरेचर, ताकि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के हवाले से आसानी हो जाए। बहरहाल यहाँ पे इस वीडियो में की जाने वाली कोई भी बात किसी भी तरीके से हवाले के तौर पर किसी भी फोरम पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि इसको जो है ना सबूत के तौर पर पेश किया जाए। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उम्मीद है स्टूडेंट को इससे पढ़कर फायदा होगा और ये इसको देखकर फायदा होगा। तो इसके अलावा जो एक और मुतालबा है एक छोटा सा, कि एक डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए ताकि चीज़ों को पता लग जाए, क्योंकि लिटरेचर इट्स गोइंग टू बी एक्सपैंड और इट्स नाउ एक्सपेंडिंग विद ईच नेक्स्ट डे। तो ये आप रोजाना नावल लिखे जा रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, तो कुछ सेट लिमिट होनी चाहिए। अदरवाइज तो फिर ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरह एग्जाम की तरह ऐसा सवाल बन जाएगा जैसे इंडिया में होता है, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फिर तो आपको 2-2 साल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है ना वो खत्म होता है, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।